हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधा के क्लोरोप्लास्ट में होता है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। ठीक है, एड्स किस विषाणु के कारण होता है या किसके कारण होता है? तो देखिए, एड्स जो होता है एक्चुअल में तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु हम लोग वायरस को कहते हैं। ठीक है, अब एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, और ये किस वायरस के कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा हाइड्रा जो होते हैं वे ऐसे जीव हैं जिनमें रक्त तो नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन लिखे गए हैं, तिलचट्टा, केचुआ, मछली, ये सभी रक्त होते हैं इनमें और ये सांस भी लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में। इसलिए आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्र जो है वो कहलाता है प्लीहा। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है तो किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो ग्रोथ हार्मोन, इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। ठीक है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। देखो, ये श्वेत फुसफुस रोग जो है वो फेफड़ा से संबंधित रोग है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सीमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो हमेशा उसी माहौल में रहते हैं और सीमेंट क्या है कि वो हवा में मिल जाता है और जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर चला जाता है तो वैसे व्यक्ति को श्वेत फुसफुस रोग हो जाता है। तो आंसर होगा इसका कि सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। देखो, आयोडीन की कमी के कारण या यूँ समझ लो कि आयोडीन के कारण, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग भी होता है। तो ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि जो होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित घर प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हिंदी में लिखा हुआ है, कभी कभी आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है, कभी इंग्लिश में। एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंग्लिश वर्ड ही है। हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, हरित, ग्रीन का मतलब हरित, हाउस का मतलब घर, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो हरित घर प्रभाव जो है वो कौन कौन सा गैस दिखाती है? तो देखो, उसमें 2 गैस महत्वपूर्ण है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है मीथेन। लेकिन अगर बोले कि सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। जितना इफेक्ट होता है उसका लगभग 60% इफेक्ट जो है वो CO2 दिखाता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिखाता है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें मीथेन रहता है और फिर और भी अदर अदर गैसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है आपका। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सबसे ज़्यादा दिखाता है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? देखिए, अभी हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी बहुत प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, अब कैसे पता चलता है हमें कि इसका जो पॉल्यूशन का जो रेट है वो कितना तक पहुंच चुका है? तो उसमें हम देखते हैं कि पानी में ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है। जितना अधिक ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना, हम उतना शुद्ध मानते हैं उसको। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर कम रहेगा उसमें, जितना कम रहेगा क्वालिटी पानी का उतना ही खराब रहता है। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन का मात्रा मापा जाता है और उसी से हम जो है वो जल प्रदूषण के बारे में डिसाइड करते हैं कि इस नदी का पानी कितना प्रदूषित है। तो गंगा नदी का पानी में जो ऑक्सीजन जो था वो बहुत कम था, तो इसी से पता चलता है कि गंगा नदी का पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, अब एक टर्म और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की जो
मात्रा मापी जाती है उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम है BOD। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, मतलब ये होता है कि जो नदी में या तालाब में या समुद्र में जो जलीय जीव रहते हैं उनको जीवित रहने के लिए कम से कम कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो जो भी जलीय जीव हैं उस नदी में या तालाब में वो सभी मरने लगेंगे। तो उसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये तो सभी जानते होंगे, 206 होती है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण होती है। जल में घुलनशील विटामिन होता है कौन? तो सी। कौन सा होता है? सी। जल में घुलनशील सी होता है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद करना है कि जल में घुलनशील विटामिन जो ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील नहीं है, तो उसका नाम होगा A, B, D, E और K। ठीक है, A, B, D, E और K ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो देखो ओजोन परत आप जानते होंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत का पहले तो सूत्र याद रखना है O3। ठीक है, और ओजोन परत हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको छानकर हमारे तक पहुंचाती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होगा तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे चर्म रोग हो गया या फिर अलग अलग टाइप के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को छानती है। ठीक है, अब ये कितना मोटा है तो उसकी मोटाई को मापने के लिए कौन सा इकाई यूज किया जाता है? तो डॉप्सन। ठीक है, याद रखिएगा डॉप्सन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर होगा लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में जिंक कहते हैं, तो इंसुलिन में जस्ता या फिर बोल लो जिंक उपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, पुष्प का मतलब फूल है। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता रोग हीमोग्लोबिन के कारण कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण नहीं भूलिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड सैंपल लिया जाता है ना उसमें मेनली हीमोग्लोबिन मापा जाता है कितना है। अगर उसकी कमी दिखेगी ना तो उसमें कहा जाता है कि अरक्तता रोग है। हालांकि ये देखो ठीक भी होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है। सो ओके, नेक्स्ट है पेय पावर पौधे के किस भाग में अफीम प्राप्त की जाती है? तो सबसे पहले अफीम के बारे में बता दें हम आपको कि अफीम का पौधा जो है वो एक नशीला पौधा होता है। इससे प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं वो नशीला होता है, इसलिए बहुत सारे देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। जैसे कि गांजा होता है, तो गांजा जैसे कि नशीला पदार्थ है उसी तरह अफीम भी एक नशीला पदार्थ है, इसलिए बहुत सारे देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रखा है क्योंकि इसका उपयोग जो है वो दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अफीम के बारे में परिचय। और अब जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पेपावर पौधे के किस भाग में अफीम प्राप्त की जाती है? तो कच्चे फल, कच्चे फल से अफीम प्राप्त की जाती है। उसके बाद है जालिकावत शीरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो इसका आंसर होगा स्माइलैक्स। ओके, नेक्स्ट है गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? इसका आंसर होगा लेबिएटी कुल में। नेक्स्ट है ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स सहपत्र का रूपांतरण होता है। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मूल शीर्ष में प्रशांत केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? देखो जनरली अगर बात करें ना, ये तो पहाड़ी क्षेत्र का है क्वेश्चन, लेकिन जनरली ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि किसी भी देश में जितने भी स्थल क्षेत्र होते हैं उस पूरे स्थल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए, है ना? तो ये कहते हैं ना UNEP होता है,
यूएनईपी एक संस्था है, उसके अनुसार पूरे स्थल में के 33% भाग में वन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में लगभग 20% से लेकर 25% के बीच ही वन देखने को मिलेंगे। हमारे देश में वनों की बहुत दिनों दिन कमी होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, क्षेत्रफल कम है, सभी वन की कटाई करके घर मकान बना रहे हैं या फिर खेती करने लायक ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जिस कारण से भी वन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो इसके अनुसार आंसर होना चाहिए आपका 67%। ओके, मेडेपोराइट संबंधित है किससे? तो थारामीन में जल संवहन तंत्र से। नेक्स्ट है पॉलीएडेनाइलेशन में होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है आपका पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ है, याद रखिएगा। रिक्सिया के पुमणु, इसका आंसर होगा द्विकशाबिकी है। ठीक है, तो रिक्सिया के पुमणु क्या है? तो द्विकशाबिकी। नेक्स्ट है यजुरूपता देखी जाती है, तो किस में देखी जाती है? तो सिलेंटेरेटा में देखी जाती है। यजुरूपता जो है वो सिलेंटेरेटा में देखी जाती है। कवक सदैव विविध पोषी है। ठीक है, तो कवक क्या होता है? विविध पोषी। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? तो प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो अंडा देने वाला स्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कीट जो अपने अंडे जल में देता है, तो ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी अपने अंडे को जल में देती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 16, यानी कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, कैसे? तो समवृत्ति अंग की आकृति का होता है ये। हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है उत्तकी स्तर का। लेडर वर्म डिंबक है टीनिया का। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें देखिए कॉलोनी जो है वो अधिक विभेदीय होता है, जिस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट है जैव परिवर्तन का परम स्रोत कौन है? तो उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन भी कहा जाता है इसे। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें? तो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है यकृत। यकृत का मतलब लीवर। मेल्पिशियन नलिकाएं हैं कीटों के उत्सर्जनी अंग। तो मेल्पिशियन जो है वो किसकी नलिकाएं हैं? तो कीटों के उत्सर्जी अंग की। निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? तो धतूरा के फूल में। ठीक है, धतूरा के फूल में यहाँ पर फूल लिखना है। ठीक है, यहाँ फूल लिखा हुआ है, फूल होगा। तो धतूरा के फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंड कला होती है क्या? जोना पेल्यूसिडा। पैरापोडिया संबंधित है किससे? घमन तथा श्वसन से। रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित लार ग्रंथियां। रेशम ग्रंथियां क्या हैं? तो रूपांतरित लार ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है कौन? तो उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन, ये दोनों ही नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। लास्ट क्वेश्चन है लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, तो इसका आंसर होगा साइफला। ओके, तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 ऑब्जेक्टिव थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और चूँकि एग्ज़ाम आपके 4-5 महीने ही बच गए हैं, तो आप वीडियोज़ को देखते रहिए आप अच्छे से, और सब्सक्राइब जरूर